नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 33वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है केंद्र शासित प्रदेश और अनुसूचित क्षेत्र। अभी तक हमने केंद्र की सरकारों के बारे में जाना था, राज्य की सरकारों के बारे में जाना था। इनके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि केंद्र के अधीन होते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र कहलाते हैं। उनमें केंद्र सरकार के निर्देशानुसार शासन प्रशासन का कार्य किया जाता है। और कुछ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होते हैं जहाँ की कुछ सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण उन्हें अनुसूचित जिलों में, अनुसूचित क्षेत्रों में के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, कितने हैं और इनका प्रशासन कैसे किया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो संविधान में दिया गया है, भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में उनकी विशेष उपबंध उसमें दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, यह पहली अनुसूची में ही दिया गया है। पहली अनुसूची में संशोधन के पश्चात अभी वर्तमान में 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम जानते हैं। पहला है अंडमान निकोबार। इसकी स्थापना 1956 में हुई, अर्थात यह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत 1956 में अस्तित्व में आया। दिल्ली का भी अस्तित्व 1956 से है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ऐसा नहीं है कि यह क्षेत्र इसके पहले अस्तित्व में नहीं थे, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा 1956 में मिला है। 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया इसे, और यहाँ पर एक विधानसभा की स्थापना कर दी गई। तो आगे उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। 1956 में ही लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, वर्तमान में ये दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इनके लिए एक प्रशासक और एक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अभी जनवरी 2020 से यह लागू हो गई है व्यवस्था, लेकिन इसके पहले भी यह केंद्र शासित प्रदेश थे, अलग अलग थे, जिसमें कि 1961 में दादरा एवं नगर हवेली और 1962 में दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। चंडीगढ़ को 1966 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जैसा कि आप लोगों ने अभी कुछ महीने पहले जाना होगा कि जम्मू कश्मीर को, राज्य को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बांट दिया गया है। तो इस तरह से अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 पहुंच गई है। अब केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने, तो अंग्रेज़ों के समय में भी कुछ अनुसूचित जिले हुआ करते थे। उसके अलावा बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात उसमें जो राज्यों की 4 श्रेणियां हुई थी, जो हमने पहले लेक्चर में चर्चा की थी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो लेक्चर है उस पर हमने चर्चा की थी। तो उसमें हमने बताया था कि 4 भागों में राज्यों को विभाजित किया गया था, क, ख, ग और घ। तो ग और घ श्रेणी में जो राज्य थे उनमें ही ज़्यादातर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित किया गया। 1956 के संविधान संशोधन अधिनियम एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इन क्षेत्रों को, जो श्रेणी ग और श्रेणी घ में थे, इन्हें पुनर्गठन के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया। अब यह जो क्षेत्र उस समय थे उनमें से कुछ तो बाद में केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यों में परिवर्तित हो गए, जैसे गोवा है और हिमाचल प्रदेश है, और भी कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे थे जैसे अंडमान निकोबार है, वो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भी पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों से कुछ क्षेत्र लिए गए, जैसे फ्रांसीसियों से लिए गए पांडिचेरी के क्षेत्र जो हैं, और पुर्तगालियों से गोवा का और दमन दीव का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को भी राज्य की तरह, जैसे गोवा को तो राज्य बना दिया गया कि, लेकिन दमन दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली को राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश कैसे कैसे बना, इस पर हमने चर्चा की। अब केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने के कुछ कारण हैं। आखिर उन्हें क्यों ऐसे रखा गया है, केंद्र के अधीन क्यों रखा गया है, उन्हें किसी राज्य में क्यों नहीं मिला दिया गया, अथवा उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे दिया गया। तो इसका कारण है, कुछ कारण यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला तो है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण।
राजनीतिक और प्रशासनिक कारण का मतलब है कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी राजनीतिक कारण अलग हैं, जैसे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों की राजधानी है और वहाँ के प्रशासन से संबंध में दोनों राज्यों के विषय में खींचतान या कॉन्फ्लिक्ट की संभावना थी, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वहाँ का प्रशासन दोनों राज्यों के अधीन नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ के अधीन होगा। दूसरा दिल्ली है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर तो प्रशासन के लिए कोई राज्य के अधीन उसे रखा ही नहीं जा सकता, इसलिए उसे भी राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से केंद्र के अधीन यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी सांस्कृतिक और सामाजिक कारण हैं, जैसे पांडिचेरी है, दादरा एवं नगर हवेली है, दमन दीव है। यहाँ पर जो सांस्कृतिक माहौल है वह यूरोपीय किस्म का है। आप पांडिचेरी जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्रांसीसी कल्चर के, वहाँ के लोगों के और वहाँ के कल्चर में वह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाद में लिया भी गया है भारत में, तो किसी अन्य क्षेत्र में शामिल करने से वहाँ की सांस्कृतिक विविधता पर असर पड़ता है। इस कारण से वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना गया। सामरिक महत्व से संबंधित भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यह भी सामरिक महत्व का क्षेत्र है। यह किसी राज्य के अधीन होने पर समस्या उत्पन्न कर सकता है। हमने अभी देखा ही कि पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर भारतीय संघ के लिए एक चुनौती की तरह उपस्थित था, तो इस तरह से उसे किसी राज्य के अधीन रखना बहुत ही परेशानी भरा समय रहा। इस कारण से अब जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। एक अन्य कारण भी है पिछड़े, दुर्गम और अनुसूचित प्रदेशों का। पहले जो सूची ग और सूची घ में यानी श्रेणी ग और श्रेणी घ में जो राज्य थे, उनमें से कुछ राज्य ऐसे थे जो कि अनुसूचित क्षेत्र में आते थे अथवा वो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र थे। तो जैसे पूर्वोत्तर के राज्य थे, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, तो उन राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था। किंतु वर्तमान में ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि दुर्गम और पहाड़ी होने के कारण, सूचित होने के कारण केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किए गए हों। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए और इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, कब बने हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली है। अब इनके प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था की गई है, राज्यों से या संघ से अलग है। इसमें प्रशासक या उपराज्यपाल कार्य करता है। केंद्र का यह एजेंट होता है, अर्थात केंद्र का अभिकर्ता, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। यह राज्यपाल की तरह नहीं होता। हमने जब राज्यपाल के पद की चर्चा की थी तो उसमें बताया था कि राज्यपाल राज्य सरकार या राज्यपाल का जो ऑफिस है, राज्यपाल का पद है, वह केंद्र सरकार के अधीन पद नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र कार्यालय है। किंतु यह जो प्रशासक या उपराज्यपाल का पद है, यह केंद्र सरकार के अधीन पद है। तो ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, अर्थात संघीय सरकार का एजेंट होता है। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी भी कहते हैं वर्तमान में, तो इन तीनों जगहों पर इसे उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़, दमन, दीव, लक्षद्वीप, इनमें प्रशासक कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए अलग अलग नाम प्रयुक्त होते हैं। हालांकि काम उनका वही होता है, वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन के कार्यों में भागीदार होते हैं। अब राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य के राज्यपाल को नज़दीकी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। अर्थात अगर कोई क्षेत्र है, उसके नज़दीक के राज्य के राज्यपाल को वह प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्यपाल उस राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मानेगा, बल्कि वह राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार कार्य करेगा। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली है और पांडिचेरी है, पुदुचेरी, यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया है और विधानसभा के अनुसार मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की भी व्यवस्था की गई है। अर्थात प्रशासन में राज्यों के जैसी मिलती जुलती व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हालांकि राज्यों के जैसे पूरे अधिकार विधानसभा को नहीं प्राप्त हैं और ना ही मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को प्राप्त हैं, फिर भी वहाँ पर राज्य जैसी विधानसभा और मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अगर नहीं होती है इन राज्यों में, तो विधानसभा के विघटित होने पर जैसे केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के समय कानून बनाता है, वैसे इन दोनों जगहों पर भी, पांडिचेरी और दिल्ली में भी, विधानसभा के न होने पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
यहाँ पर भी वही व्यवस्था है, जैसे राज्यपाल सत्र नहीं होता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वैसे यहाँ पर भी सत्र न होने पर राज्यपाल या उपराज्यपाल अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जितने भी राज्यों के कार्य हमने देखे थे वो सारे कार्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी जरूर करने होंगे। तो वो कार्य कैसे किए जाते हैं, कौन करता है, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के लिए। अगर अपना उच्च न्यायालय नहीं है तो किसी अन्य उच्च न्यायालय के साथ वो राज्य संबद्ध होता है, उसके न्यायिक क्षेत्र में आता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि संसद चाहे तो उनके लिए उनका अपना उच्च न्यायालय स्थापित कर दे, जैसा कि दिल्ली में है, अथवा उन्हें नज़दीकी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से संबद्ध कर दे। तो कुछ दिल्ली के अलावा अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको नज़दीकी न्यायालय से संबद्ध किया गया है। जैसे यहाँ पर उच्च न्यायालय के संबंध में बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के लिए उच्च न्यायालय और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, यह भी हम बता दे रहे हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को बम्बई उच्च न्यायालय से जोड़ा गया है, अर्थात वह बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आएंगे। पांडिचेरी को मद्रास उच्च न्यायालय से जोड़ा गया है। चंडीगढ़ को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जोड़ा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कलकत्ता उच्च न्यायालय से तथा लक्षद्वीप को केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने इसके उदाहरण दोनों के बता दिए कि कुछ दिल्ली ऐसा है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय है, और बाकी को राज्यों के उच्च न्यायालयों के साथ उनके न्यायिक क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। अब 69वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 को पारित करने के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया और इनके लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की व्यवस्था कर दी गई। दिल्ली में 70 सीटों वाली एक विधानसभा की स्थापना की गई, जिसके लिए एक मंत्री और 1 मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री हो सकते थे। तो इस तरह से दिल्ली में राज्यों की भांति प्रशासन की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करता, वैसे तो वहाँ पर राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल का पद होता है, किंतु मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करता, बल्कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है मुख्यमंत्री के परामर्श से। तो यह व्यवस्था वहाँ पर की गई है। अब एक अन्य बात जो हमने पहले चर्चा की थी कि वहाँ पर विधानसभा को वो सारे अधिकार नहीं प्राप्त हैं जो कि राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त हैं, तो उसके बारे में भी बता दें कि लोक व्यवस्था यानी सामान्य प्रशासन जो कानून व्यवस्था होती है, भूमि और पुलिस, इन तीनों चीज़ों पर विधानसभा का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का अधिकार है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत यह कार्य करेंगे। बाकी इन तीनों को छोड़ करके राज्य सूची और समवर्ती सूची के जितने विषय हैं उन सब पर विधानसभा कानून बना सकती है। जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो उस समय उपराज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ पर गृह मंत्री की सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति का फोरम होता है। अब यहाँ पर 2 समितियों की चर्चा हमने की, एक गृह मंत्री की सलाहकार समिति और दूसरी प्रशासक सलाहकार समिति। जो गृह मंत्री सलाहकार समिति होती है उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, और उसमें जो स्थानीय जो भी सदस्य हैं, स्थानीय निकायों के, नगरीय निकायों के, जिला परिषदों जो भी चुनाव के लिए के बाद जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, उस क्षेत्र के सांसद होते हैं, तो वह इनके सदस्य होते हैं। और जो यह गृह मंत्री के सलाहकार समिति है उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, और प्रशासक की सलाहकार समिति जो होती है उसकी अध्यक्षता प्रशासक स्वयं करता है। तो यह किस लिए होती है कि जिन राज्यों में विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई है उन राज्यों के विकास कार्यों को कौन देखेगा, उनके जो भी सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे हैं उन पर चर्चा कौन करेगा। तो उन पर चर्चा और विकास कार्यों की देखभाल के लिए यह समिति कार्य करती है, जो कि मंत्रिमंडल की तरह ही होती है। यह समिति अपना सिफारिश करते हुए प्रशासक के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 1961 के अधिनियम के बाद से, मतलब उस अधिनियम के अनुसार गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे, अर्थात गृह मंत्रालय को इन पर अधिकारिता प्राप्त है। अब अनुसूचित क्षेत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जाना, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इनका गठन कैसे हुआ, इनकी संख्या कितनी है, इसके अलावा इनका प्रशासन कैसे किया जाता है। दिल्ली और पांडिचेरी का प्रशासन अलग है और बाकी क्षेत्रों का अलग है। तो अब इसके बाद से हम अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं।
भारतीय संविधान के भाग 10 में इनकी व्यवस्था दी गई है। भाग 10 के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब इसके अलावा भी 2 जगह और वर्णन है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची में ध्यान रखिएगा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की जिनकी चर्चा की गई है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्यों के क्षेत्र नहीं शामिल होते। तो इन 4 राज्यों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इन 4 राज्यों के लिए 6वीं अनुसूची में व्यवस्था की गई है। 6वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में बताया गया है। सामान्य प्रशासन नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बताया गया है। अब यह क्या व्यवस्था है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र होता क्या है? ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पर सामान्य आबादी, जहाँ की जनजातीय आबादी हो, वह नगरीय विकास या सामान्य विकास से दूर हो, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हो, ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमने विशेषता बताई वह संविधान में वर्णित नहीं है। वहाँ पर संविधान में केवल इतनी बात है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है और वह घोषित करने के लिए संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति क्या करता है? ऐसे अनुसूचित क्षेत्र को, अनुसूचित क्षेत्र का मतलब एक स्पेशल एरिया जहाँ पर कुछ स्पेशल नियम कानून होंगे। क्या नियम कानून होंगे, कौन सा स्पेशल एरिया, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर दे, उसकी सीमाओं को घटा दे, बढ़ा दे, उसका नाम बदल दे अथवा उस अनुसूचित क्षेत्र के आदेश को रद्द कर दे। तो इस तरह से राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके अनुसूचित क्षेत्रों की स्थापना करता है। क्यों करता है? वह करता है इसके लिए जिससे कि कुछ विशेष कानून या कुछ ऐसे कानून जो कि संपूर्ण भारत में लागू होते हैं उन्हें उन क्षेत्रों में लागू करने में परेशानी अगर हो तो उन्हें ना लागू किया जाए। कैसे कानून? जैसे संपत्ति को खरीदने, बेचने, स्थायी रूप से निवास करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में अगर यह अधिकार लागू किया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में जहां आदिवासी बहुल जनसंख्या है, तो वहां पर उन आदिवासी संस्कृतियों पर असर पड़ेगा। उनकी संस्कृतियों को बचाए रखने की ज़रूरत है, संरक्षण की आवश्यकता है। तो सरकार उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके और इस कानून को कि संपत्ति खरीदने, बेचने, स्थायी रूप से निवास करने के कानून को अपवाद स्वरूप वहाँ पर लागू नहीं करेगी। ऐसे में उन क्षेत्रों के आदिवासियों की संस्कृतियों की रक्षा होगी, उनके समाज की व्यवस्था जो भी पहले जैसी बनी हुई है वह बनी रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों को इसलिए बनाया जाता है जिससे कि उन विशेष क्षेत्रों के लोगों को विशेष सुविधाएं प्राप्त कराई जा सके। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के राज्यपाल के ऊपर होती है। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में रिपोर्ट भी देता है। राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन किया जाए। तो पहली चीज़ तो यह व्यवस्था करेगा राज्यपाल कि जो भी नियम संपूर्ण देश में लागू हो रहे हैं या संपूर्ण राज्य में लागू हो रहे हैं, अगर वह उस क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है या उस क्षेत्र को परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं तो वहाँ पर लागू न हो या कि संशोधन के साथ, अपवाद के साथ लागू हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्यपाल यह व्यवस्था करेगा कि अगर सामान्य प्रशासन राज्य के पास या केंद्र के पास नहीं है उसका, तो उसका प्रशासन उनके नियमों के अनुसार किस तरह से चलेगा। तो 2 तरह की व्यवस्थाएं राज्यपाल वहाँ पर करता है। बाहरी नियमों यानी राज्य और केंद्र के नियमों से सुरक्षा, और दूसरा उनके आंतरिक नियमों की व्यवस्था, उनके आंतरिक नियमों का निर्माण। तो यह दोनों कार्य राज्यपाल की देखरेख में होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। यह जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 3/4 सदस्य, लगभग 3/4 सदस्य जो इसके होंगे समिति के, वह सदस्य कम से कम 3/4 सदस्य जनजातीय समुदाय के होने चाहिए। अनुसूचित जाति से युक्त किंतु बिना अनुसूचित क्षेत्र वाले। अब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं, ऐसे राज्य हो सकते हैं जहाँ की अनुसूचित जातियाँ तो निवास करती हों किंतु उन्हें राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित न किया हो। ऐसे क्षेत्रों के लिए भी यह जनजातीय परिषद बन सकती है। इनका गठन राष्ट्रपति के आदेश से किया जा सकता है। अब राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करे।
यह राज्यपाल को अधिकार है कि वह उस क्षेत्र में लागू न करे अथवा लागू करे तो कुछ अपवाद या कुछ संशोधन परिवर्तन के साथ। अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु आयोग का गठन करना। एक आयोग जो कि अनुसूचित जाति आयोग की तरह कार्य करेगा, अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के कल्याण पर चर्चा करेगा, उनके विषय में बात रखेगा, कानून बनाने की सिफारिश करेगा और जो प्रशासन चल रहा है उस प्रशासन के लिए प्रबंध करने के लिए भी यह आयोग काम करेगा। तो इस तरह से यह व्यवस्था की गई है। अब जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का क्या की व्यवस्था है, ये इस बारे में जान लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एक एक या दो स्वशासी जिले हैं। स्वशासी जिले का मतलब कि वह राज्य सरकार से स्वतंत्र हैं या स्वायत्त हैं, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है लेकिन कुछ मामलों में अपना स्वशासन कर सकते हैं। और ऐसे जिलों के लिए राज्य की कार्यपालिका अधिकार क्षेत्र से यह बाहर तो नहीं है, अर्थात राज्य के कानून उन पर लागू होंगे किंतु राज्यपाल के परामर्श के बाद, राज्यपाल के आदेश के बाद। सामान्यतः सारे कानून जैसे बाकी क्षेत्रों में लागू होते हैं वैसे इन स्वशासी जिलों में लागू नहीं होंगे। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित करने का, इनको क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने का, नाम परिवर्तित करने का या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। यह अधिकार राज्यपाल को दिया गया है कि इन स्वशासी जिलों के नाम परिवर्तित कर सके, सीमाओं में परिवर्तन कर सके, इनको स्थापित या पुनर्स्थापित कर सके। जिलों में विभिन्न नगर जनजातियाँ, मान लीजिए किसी क्षेत्र जिले में एक से अधिक जनजातियाँ रहती हैं तो ऐसे क्षेत्रों में एक से अधिक स्वशासी प्रदेश बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर एक से अधिक स्वशासी प्रदेश बनाए जाएंगे तो वहाँ पर अलग प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। अगर वहाँ पर एक से अधिक जनजातियाँ हैं तो एक से अधिक स्वशासी प्रदेश बनाने पड़ेंगे। प्रत्येक स्वशासी प्रदेश के लिए, स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद की स्थापना करनी होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित होंगे और 26 वयस्क मताधिकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे। जैसे अभी तक हमने ग्राम पंचायत और नगर पालिका इत्यादि के बारे में चर्चा नहीं की, इसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि हमारी कुछ स्थानीय ज़रूरतें होती हैं और स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम। तो इस तरह से स्वशासी क्षेत्रों में, स्वशासी जिलों में उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पंचायत या नगर निगम नहीं बल्कि स्वशासी परिषदें होती हैं और जिला परिषदें होती हैं और इनमें 30 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य राज्यपाल नामित करता है, 26 सदस्य 5 साल के लिए चुनाव से आते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, अर्थात प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति उसमें चुनाव में मतदान में भाग लेता है और उन्हें चुनता है। तो यह जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हमारे यहाँ पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम में है, वो उसकी जगह वहाँ पर जिला परिषदों की व्यवस्था की गई है और उसके सदस्यों की व्यवस्था की गई है। जिला एवं प्रादेशिक परिषद होती है। अच्छा, इसके अलावा प्रादेशिक परिषद भी होती है। तो यह जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद जो होती है वह क्या क्या काम करती है, वह भूमि के संबंध में यानी ज़मीन के संबंध में, वन के संबंध में, नहर या छोटी जो सिंचाई की इकाइयाँ हैं उनके संबंध में, ग्रामीण प्रशासन के संबंध में, खेती से संबंधित या संपत्ति से संबंधित कार्यों पर, विवाह पे, तलाक पे यानी विवाह विच्छेद पर और सामाजिक रूढ़ियों इत्यादि के संबंध में विधि बना सकती है। अब आप देखेंगे कि यह जो जिला परिषदें हैं इनका सामान्य पंचायत से अधिक कार्य क्षेत्र है क्योंकि इन्हें भूमि, वन प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, नहर, विवाह विच्छेद और रूढ़ियाँ इत्यादि पर भी कानून बनाने का अधिकार है। तो आगे हम स्थानीय स्वशासन पढ़ाएंगे। अभी यहाँ जिला परिषदों और अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत यह कार्य उन्हें सौंपे गए हैं। अब इसके इस तरह से हम देखते हैं कि जो जिला परिषद बनाए जाते हैं उनके और भी कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद अपने क्षेत्रों में ग्राम परिषद या न्यायालय का गठन कर सकती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ ग्राम न्यायालय की व्यवस्था हमने उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के बाद हमने चर्चा की थी ग्राम न्यायालय पर, उसी तरह यह प्रादेशिक परिषदें अपने लिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था कर सकती हैं। उनके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, किस तरह की उनकी प्रणाली होगी, इसके बारे में निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा और जिला परिषद क्या कार्य करती है? जिला परिषद अपने ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों यानी मेडिकल जो है, और बाज़ारों, फेरी क्षेत्रों और मत्स्य क्षेत्रों यानी मछली पालन जो भी क्षेत्र हैं, ऐसे जगहों पर सड़कों इत्यादि को स्थापित कर सकती है। अर्थात वह कुछ निर्माण कार्य, विकास कार्य जो हैं उनको भी कर सकती है। अगर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय खुलवा सकती है, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राथमिक विद्यालय, मेडिकल्स यानी अस्पताल खुलवा सकती है, बाज़ार, फेरी क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, सड़क इत्यादि के बारे में भी यह प्रबंध कर सकती है। इसके अलावा जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदाय के व्यापार पर नियमन कर सकती है। अगर उस क्षेत्र में यह समस्या जनजातीय क्षेत्रों की बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पर जनजातीय लोगों को साहूकारों के चंगल में वह फंस जाते हैं। अर्थात साहूकारों से कर्ज लेते हैं और उसे चुकता न कर पाने के कारण अपनी ज़मीन, अपने घर उन्हें बेचने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, बथुआ मजदूर बन जाते हैं। तो वह क्षेत्र सामान्य प्रशासन से इतनी दूर है कि वहाँ तक पहुँच पाना प्रशासन के लिए मुश्किल है। इसलिए वहाँ स्थानीय परिषदें बना करके उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि साहूकारी की जो व्यवस्था है उसे वह रोक सके। इसके अलावा जो गैर जनजातीय व्यापारी है उसके लिए भी नियमन कर सके, अर्थात वह भी शोषण न करे, इसके लिए कानून बना सके। और भू राजस्व के आकलन के लिए और उसके संग्रहण का भी अधिकार जिला एवं प्रादेशिक परिषदों को प्राप्त है, अर्थात जमीन से मिलने वाली लगान के विषय में। संसद एवं राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होते। अगर इन्हें लागू करना भी हुआ तो कुछ अपवाद या फेरबदल के साथ लागू करना होता है। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि जो भी संसद के और विधानमंडल के कानून हैं वह स्वशासी जिलों में लागू नहीं होंगे। राज्यपाल स्वशासी जिलों की परिषद के लिए प्रशासन की जांच के लिए एक आयोग गठित कर सकता है। आयोग की सिफारिश पर इन परिषदों को विघटित भी किया जा सकता है। तो अभी तक हमने जाना कि जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों के लिए होता है, उसी तरह इन स्वायत्त जिलों के लिए भी एक आयोग का गठन होगा जो कि प्रशासन की जांच करेगा, और अगर उसने परामर्श दिया, इस तरह की सलाह दी कि इन्हें विघटित कर दिया जाए, तो जिला परिषदों को राज्यपाल द्वारा विघटित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि पूरे भारत में जिस तरह केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें होती हैं, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रशासन किस तरह से किया जाता है, और कुछ क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, स्वायत्त जिले हैं, उन जिलों में प्रशासन की क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में हमने जाना। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वह आप ज़रूर पूछें कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।